हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो 2 दिन बाद हमारा इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम है एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सब लोग अपने अपने बेसिस पे अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सब कुछ कर लिया होगा प्रिपेयर, सब कुछ कवर्ड है जिनका, और अब बस वो सोच रहे हैं कि यार जल्दी से एग्जाम हो और हम मतलब मजे आ जाए, बस छूटे हम लोग, हो गया। और कुछ होंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, और कुछ होंगे वो लोग भी जो अब सोच रहे होंगे कि चलो 2 दिन बचे हैं, अब थोड़ा बहुत हम शुरू कर लेते हैं कि एटलीस्ट यार पास वास तो हो जाए। तो ठीक है यार, आप लोगों ने जैसे जैसे प्रिपरेशन करी अच्छी बात है, अच्छी चल रही होगी प्रिपरेशन। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड्स में हर साल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम इसी में से आएगा। मैं आपको वीडियो में कुछ रिपीटेड टॉपिक्स बता रही हूँ, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, जिनको आपको एक्स्ट्रा फोकस के संग प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बस इसी में से क्या पेपर आएगा। नहीं, करना तो आपको सब कुछ है क्योंकि सिलेबस में तो सब कुछ है। बट ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बोर्ड्स में हर साल रिपीट हो रहे हैं। वो कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल आते ही आते हैं एग्जाम में, तो प्रोबेबली आपके चांसेस हैं कि इस बार भी वो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है तो एक बार इन टॉपिक्स को जरूर आप लोग फिर से रिवाइज कर लेना। और जिन्होंने अभी प्रिपरेशन सही से नहीं की है, जिसकी 50-50% प्रिपरेशन है या तरीके से भी चीजें नहीं हुई हैं, तो इन टॉपिक्स को पहले उठा के रेडी कर लो। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्रो से शुरू करेंगे। सो मैक्रो में आपको पता है 5 यूनिट्स हैं, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास 5 यूनिट्स हैं मैक्रो में। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करें सबसे पहले अगर नेशनल इनकम की। ठीक है, नेशनल इनकम यूनिट हमारी यूनिट नंबर 1। सो नेशनल इनकम अपने आप में 10 नंबर की यूनिट है। ठीक है, एमसीक्यू भी बनेगा और बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो देखो, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आता है फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्वेश्चन। सर्कुलर फ्लो 3 या 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं कि क्या सर्कुलर फ्लो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम होती है। डू यू अग्री? एक्सप्लेन। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। आपने अगर पीवाईक्यूज चेक करे हैं तो मेजोरिटी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। डिफेंड, रिफ्यूट, डू यू अग्री, एक्सप्लेन, है ना, कमेंट करो, उस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह का सर्कुलर फ्लो का 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो इसका एक्सप्लेनेशन तैयार कर लो, सिंपल है। डायग्राम जरूर देख लेना ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। एक तो ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 नंबर में काफी बार आया है। ठीक है, दूसरा आप चेक कर लेना स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस। स्टॉक वर्सेस फ्लो, इसमें से हमारा एमसीक्यू भी बन जाता है और बड़ा 3 मार्क का डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, ओके जी। देन आपको देखना है नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट गिवन है। तो नॉर्मल रेजिडेंट पे एमसीक्यू बना देते हैं एक एक नंबर के कि इन ऑप्शंस में से बताओ कि नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा, कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो एक चीज है। बाकी जो इसमें से क्वेश्चन बनता है वो है आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स। इसका डिफरेंस चेक कर लेना और एक्सप्लेनेशन पढ़ना। देखो, डिफरेंस जरूरी नहीं है डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, तो आपको थॉरोली पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट क्या है, फाइनल गुड क्या है। ठीक है, दूसरा चेक करना कंजम्पशन गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स, सॉरी कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है। ओके, एक चेक कर लो एनएफआईए और उसके कंपोनेंट्स, काफी बार एग्जाम में आया है। 3 कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स को विद एक्सप्लेनेशन बुक से पढ़ लेना ताकि आपके पास कीवर्ड्स रहें जो हमें एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, एनएफआईए और उसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, देन अगर आप चलो तो नेक्स्ट आता है आपके पास डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क है। ठीक है, इससे आपका एमसीक्यू भी बनेगा और आपका 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा। आपको आना चाहिए कि डोमेस्टिक क्या है, नेशनल क्या है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आइटम डोमेस्टिक में आएगा या नेशनल में आएगा। ठीक है, बात करें न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल देखो किसी भी मेथड से आ सकता है। तीनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है, तीनों मेथड के न्यूमेरिकल्स जरूर कर लेना। न्यूमेरिकल्स पे कंप्लीट वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो चेक कर लो। पीवाईक्यू की वीडियो चेक कर लो। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो जनरली तो अगर हम देखें तो पिछले कुछ 2-3 साल से इनकम मेथड का न्यूमेरिकल कम आया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एड के ही क्वेश्चंस आए हैं। बट हम रिस्क नहीं ले सकते, आपको तीनों मेथड्स चेक करके चलने। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल्स के संग और में चॉइस में क्वेश्चन आता है प्रिकॉशंस का, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशंस तीनों मेथड्स की समझ लो, याद कर लो। स्टेप्स तीनों मेथड के
ये भी याद कर लो, तीनों मेथड के बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन बनाते हैं या 4 नंबर में बनाते हैं, बहुत सिंपल। और कई बार तो न्यूमेरिकल के संग चॉइस में आया हुआ है स्टेप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, सो न्यूमेरिकल करो या स्टेप्स करो। ओके, ये ठीक। देन आप बात कर लो जीडीपी एंड वेलफेयर वाले टॉपिक की। जीडीपी एंड वेलफेयर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिपीट होता है बहुत बार, और इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट आपको मेनली एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटी होता क्या है उसकी डेफिनेशन, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होते हैं, और उसका जीडीपी एंड वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जीडीपी एंड वेलफेयर में ये दो पॉइंट्स तो जरूर देख लेना। ठीक है, एक टॉपिक जो हर साल आया है, हर एग्जाम में आया है, हर सेट में आया है, दैट इज रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। ये तो मतलब याद कर लो यार बुक से, इसको छोड़ना मत। 3 या 4 मार्क्स में आता है। रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी डिफरेंस, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको शो करना होगा कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, सो वो चेक कर लेना। इसमें एक क्वेश्चन अब आने लगा है कि आपको परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आएगा क्वेश्चन में, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, तो वो भी देख लेना। ठीक है, सो नेशनल इनकम से इतना आप जरूर कर लो, जिससे आपके काफी क्वेश्चंस कवर होंगे, एमसीक्यूज भी और बड़े क्वेश्चंस भी। ठीक है, ये देख लेना है। ये हो गया नेशनल इनकम का काम, 10 मार्क्स का। इसके बाद सेकंड है आपके पास मनी एंड बैंकिंग। सो मनी बैंकिंग में देखो 6 नंबर की यूनिट है, सिंपल ही है। सबसे पहले तो M1 के जो कंपोनेंट्स हैं, CC, DD, OD, ये याद कर लेना, इसका एक्सप्लेनेशन याद कर लेना। DD में हमारे पास दो ही डिपॉजिट्स आते हैं, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, तो MCQ बनता है काफी बार, वो देख लो। देन आपके पास आता है मनी मल्टीप्लायर की वर्किंग। मनी मल्टीप्लायर की वर्किंग 4 नंबर में आती है। कैसे कैसे लिखना होगा आंसर, वो मैं आपको आंसर प्रेजेंटेशन वीडियो में बता दूंगी, बट याद रखना मनी मल्टीप्लायर में उसका डेफिनेशन, टेबल, वर्किंग को एक्सप्लेन करना, फॉर्मूला, सब कुछ। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अब उसमें पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं कि रेपो रेट के थ्रू मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बैंक रेट के थ्रू, रेपो रेट, बैंक रेट, लीगल रिजर्व रेशो, वो वाला पॉइंट। ठीक है, सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस थे, वो सारे फंक्शंस आपको रेडी कर लेने हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बट फंक्शंस में भी से भी कुछ स्पेसिफिक बता रही हूँ जो कि रिपीट हुआ है काफी बार। एक तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, और दूसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ठीक है, फंक्शंस तो आपको सारे ही याद करने हैं, बट ये दो तो मतलब एक्स्ट्रा फोकस के संग इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगर हम लोग गवर्नमेंट बजट की, तो गवर्नमेंट बजट भी 6 मार्क की यूनिट है। 6 मार्क्स में से आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स चेक कर लेना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट में आपको कुछ 3-4 लाइन का केस गिवन होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑब्जेक्टिव कौन सा है। इसमें से MCQ भी बन सकता है। ठीक है, हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है जी, और इसमें भी जो रिपीट होते हैं टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव में, वो ऑब्जेक्टिव में एक तो है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, इनकम इनइक्वालिटीज को कम करना, या फिर आप बोलते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक ही बात है। ठीक है, और एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट है वो। तो बेसिकली स्टार्टिंग के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तो एक्स्ट्रा फोकस के संग याद कर लेना, मैं बता रही हूँ। कीवर्ड्स पकड़ लो उन टॉपिक्स के और याद करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो केस स्टडीज जनरली अभी तक बनी है एग्जाम में, वो इन 3 ऑब्जेक्टिव से बनी है। ठीक है, सो इनको प्रायोरिटी देके समझ लो। ओके, इसके बाद गवर्नमेंट बजट का सॉरी जो न्यूमेरिकल है, अगर वो बना तो बना, अदरवाइज नहीं बनेगा। मतलब चांसेस कम होते हैं, MCQ में दे सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल आपका नेशनल इनकम या ADS यूनिट से ही बनता है ज्यादातर। तो फॉर्मूले आप जरूर चेक कर लेना इसके, गवर्नमेंट बजट में जो डेफिसिट्स हैं। बाकी इसमें आपको देख लेना है, देखो ऑब्जेक्टिव में से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आप फॉर्मूले देख लेना तीनों डेफिसिट के, फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, फॉर्मूले चेक कर लो, और आपका इसमें से फिर काम हो जाएगा। ठीक है, मेन इसमें से आपको रिपीट यही हो रही है चीजें। ओके, देन अगर हम चलें आगे BOP एंड फॉरेन एक्सचेंज पे, BOP एंड फॉरेन एक्सचेंज पे। सो BOP एंड फॉरेन एक्सचेंज अगेन 6 नंबर का यूनिट, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सिंपल लगेगा, नहीं पता अभी भी तो चेक कर लो, वन शॉट डला हुआ है, काम आपका अच्छे से हो जाएगा। सो देखो, BOP में सबसे पहले तो ना BOP का स्ट्रक्चर समझ लो। BOP का स्ट्रक्चर समझो कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, करंट अकाउंट में क्या आता है, और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कैपिटल अकाउंट के कोई 2 कंपोनेंट एक्सप्लेन कर दो।
एमसीक्यू बनेगा 100%, जिसमें बताना होगा कि करंट अकाउंट की कौन सी साइड पे आएगा, बीओपी की कौन सी साइड में कौन से अकाउंट पे आएगा, उस तरह का क्वेश्चन। तो पूरा स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए। दूसरा, ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग, काफी बार मतलब हर साल रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन इसका डिफरेंस याद करना, ऑटोनॉमस क्या है, अकोमोडेटिंग क्या है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड। आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ट्रांजेक्शन ऑटोनॉमस है या अकोमोडेटिंग है। तो ये याद कर लो, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक। फॉरेन एक्सचेंज में से अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज में से सबसे पहले ये देख लो कि डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है, और इसका इम्पैक्ट नेशनल इनकम पे क्या आएगा। ठीक है, डीवैल्यूएशन हमारा फिक्स्ड में चलता है, डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल में चलता है। डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करता है, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है। और नेशनल इनकम और एक्सपोर्ट्स पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर में बनता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल मार्केट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स होता है, तो 3 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये क्वेश्चन देख लेना, 3 नंबर में आया हुआ है काफी बार। ठीक है। और आप चेक करो सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की सोर्सेज। ठीक है, इसमें से बनेगा आपका एमसीक्यू कि सप्लाई है या डिमांड है। राइट। एक क्वेश्चन 3 नंबर में बना सकते हैं कि अगर रेट इंक्रीज होगा तो इसका डिमांड और सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर रेट डिक्रीज होगा तो डिमांड और सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होंगी तो रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और इसी वजह से अगर डिमांड और सप्लाई डिक्रीज होगी तो रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो रेट का डिमांड पे और डिमांड का रेट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे, 1-2 लाइन में आपको बताना होगा। तो वो जरूर देख लेना। ठीक है। अगेन फॉरेन एक्सचेंज में अगर डाउट है सो वीडियो चेक कर लो, आपका एक 1 घंटे से कम का ही मैंने वन शॉट डाला हुआ है, उसमें आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये कर लो। तो वन शॉट्स और पीवाईक्यूज यूनिट वाइज डले हुए हैं, वो देख लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हें पता भी चल जाएगा कि यस टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो, अगर हम चलें एडीएएस यूनिट पे, एडीएएस यूनिट पे, तो मुझे पता है इसमें सब लोग फंसे पड़े होंगे, 12 मार्क्स की यूनिट है अकेली। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें से अगर हम देखें तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए आता है 1 लाइन में। ठीक है। सो इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली एडी इक्वल टू एएस अप्रोच जो है ना, उसी को हम इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं, वो देख लेना। दूसरा, 4 केसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि जब एडी ग्रेटर देन एएस होगा, जब एडी लेस देन एएस होगा, जब सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, और जब सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, या इन्वेंट्री पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ये चारों केसेस यार बहुत सिंपल है, अगर आप पढ़ने ध्यान से पढ़ो। जरूर इनको छोड़ना मत, मतलब ये तो 100% आएगा एग्जाम में, हर साल आया है, हर सेट में आया है, इनमें से कोई ना कोई केस, और 3 या 4 मार्क्स में आया है। ठीक है। सो इस बार भी आएगा पक्का पक्का। तो इनमें से कोई भी केस आ सकता है, आपको चारों केस पता होने चाहिए, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इन्वेंट्री पे, और फिर प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी वो सब। ठीक है। एक चेक कर लो आप, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन से सेविंग पे कैसे जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। एपीसी प्लस एमपीसी, एपीसी और एपीएस का सम 1 होता है, और एमपीसी और एमपीएस का सम 1 होता है। इसको डिराइव करना आपको आना चाहिए 3 मार्क्स में, बहुत सिंपल है, 3 लाइन है बस, 3 लाइन, 3 लाइन में डिराइव होगा, 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। सैम्पल पेपर में भी आया है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, कर लेना इसको। ओके। और इसके बाद आपको क्या देखना है, देखो फर्स्ट चैप्टर से ये हो गया। ठीक है। एक आपके पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देख लो। ठीक है। इसमें आपका एमसीक्यू भी बनता है, असर्शन रीजन, 1 नंबर आपके वहां से भी हो जाएंगे। दूसरा आपके पास आता है वॉलेंट्री वर्सेस इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार आ रही है बट जो बोल रही हूँ उसे समझो। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिफरेंस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट में, ये भी देख लेना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चेक करना ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस वर्सेस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, ये कर लेना। राइट। देन अगर हम चलें इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पे, सो एडीएस अप्रोच में आपको बता दिया मैंने, लेस देन ग्रेटर देन वाली चीजें। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग एक केस सा बना के देंगे, वो पैराग्राफ फॉर्म टाइप, उसमें से आपको बताना होगा और उसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी होगी। सो वर्किंग इसकी देखो, और जो न्यूमेरिकल बनेगा इसमें से 4 नंबर का,
मतलब उसमें हाई चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल में आपका मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यूज होते हुए ही हमारा आंसर निकलता है। ठीक है, सो मल्टीप्लायर के आपको कहीं ना कहीं निकालना होगा, तब आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। बाकी अगर आपको निकालना हो सकता है ब्रेक इवन, ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल आएगा ना, उसमें एक तो के यूज होगा, ठीक है, या फिर आपका सी प्लस आई इक्वल टू वाई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज होगी, या फिर सी इक्वल टू वाई, ब्रेक इवन की कंडीशन यूज होते हुए हमारे न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। तो इसको बहुत देख लेना ध्यान से 4 नंबर में, ठीक है, 4 मार्क में, और एमसीक्यू तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये भी डन। देन अगर आप चलो एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड वाले चैप्टर पे, सो इम्पैक्ट चेक कर लेना, इम्पैक्ट ऑफ excess demand and deficient demand on output, employment and price, important, 3 मार्क्स में, 3 या 4 मार्क्स में। ठीक है, कि एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या आएगा, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे। डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या आएगा, तीनों पे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी फिर इसमें से क्वेश्चन वही बनता है कि आरबीआई किस तरह से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट फिस्कल टूल्स को यूज करके कैसे कर सकता है। ठीक है, सो बैंकिंग में टॉपिक्स इसी तरह के हैं, वही चीज इसमें भी रिपीट है। तो वो क्वेश्चन दोनों में से किसी में भी आ सकता है, बैंकिंग से या फिर एडीएस से। ठीक है, बस ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फिस्कल बोला है या मॉनेटरी बोला है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, सो एडीएस में इतना देख लो ध्यान से। ठीक है, देन आप चलो आगे, नेक्स्ट देखते हैं एक बारी। अब चलते हैं इंडियन इको पे। ये मैंने आपको मैक्रो का बता दिया। आईडी की अगर हम बात करें, सो आईडी में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, 1 2 3। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद की सिचुएशन। सो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें, यहाँ लिखती हूँ मैं, चैप्टर नंबर 1, आईडी का चैप्टर नंबर 1। तो इसमें आपके पास सबसे पहले तो आपको देख लेना है रीजंस, रीजंस फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेग्नेशन के रीजन क्या है। दूसरा, टू फोल्ड मोटिव क्या है, टू फोल्ड मोटिव, टू फोल्ड मोटिव इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तीसरा आप देख लो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला जो क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ फॉरेन ट्रेड में, एक्सपोर्ट सरप्लस वाला, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था, उसके रीजंस क्या थे, क्यों डेवलप हुआ। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास पॉइंट है एक रीजनल वेरिएशन करके। तो ये रीजनल वेरिएशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क्स में आता रहता है, 3 मार्क्स में। ये याद कर लेना, स्टेट वाइज आपको बताया वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 से इतनी चीजें रिपीटेड है। उसके बाद चलो चैप्टर 2 पे। तो चैप्टर 2 हमारा आईपीआर ग्रीन रेवोल्यूशन वाला है, जिसमें आपको सबसे पहले देख लेना है हमारा लैंड रिफॉर्म्स, चाहे वो लैंड सीलिंग हो, चाहे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज हो। 3 मार्क्स में भी आएगा, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू ही बनता है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में आप देख लेना मेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद सब्सिडीज का क्वेश्चन, सब्सिडीज का क्वेश्चन, इसके मेरिट्स और डीमेरिट दोनों। ठीक है, 4 मार्क्स में बनता है क्वेश्चन। देन आप इसमें बात करो हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम का। आईपीआर के अंडर लाइसेंसिंग पॉलिसी है, तो लाइसेंसिंग सिस्टम या प्राइवेट सेक्टर को कैसे हम रेगुलेट कर रहे हैं, या लाइसेंस राज क्या था, सब में लाइसेंसिंग सिस्टम ही चिपकाना है, वो देख लेना 4 नंबर के लिए। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कंप्लीट आपको करना है, कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए कैसे हम टेरिफ्स और कोटा को यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना क्यों है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, सब कुछ। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 3 पे चले, एलपीजी चैप्टर, अपने आप में बड़ा चैप्टर है। एलपीजी में सबसे पहले देखो, एलपीजी में जो लिबरलाइजेशन है, उसमें टोटल 5 रिफॉर्म्स हैं, उसमें से आपको मेन पहले फोकस रखना है, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पे, इंडस्ट्रियल पे, टैक्स रिफॉर्म्स पे, और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद आपके पास प्राइवेटाइजेशन में आता है नवरत्न पॉलिसी, बॉक्स में गिवन है बुक में नवरत्न पॉलिसी, वो याद कर लेना, 3 मार्क्स में आंसर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स, ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों। ठीक है, बाकी आउटसोर्सिंग से तो आपका एमसीक्यू बन जाता है कई बार। ठीक है, सिंपल टॉपिक है वो। और आपके पास बचा इसमें क्रिटिकल अप्रेजल, क्रिटिकल अप्रेजल लास्ट में गिवन है ना, आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स फेवर में और अगेंस्ट में। तो उसमें देख लेना एक तो कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो थी, रिफॉर्म्स के पास जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, वो इनइफेक्टिव क्यों थी,
इनइफेक्टिव क्यों थी। ठीक है। प्लस आपको देखना है कि रिफॉर्म्स का एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आया और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या रिफॉर्म आया, क्या इम्पैक्ट आया। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, 4 पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, 3 या 4 मार्क्स में आता है, तो वो चारों पॉइंट्स देख लो, याद कर लो कि रिफॉर्म्स का एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इम्पैक्ट क्या आया, लास्ट में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देख लो आप एलपीजी चैप्टर से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलो सेकंड यूनिट जो हमारी एचसीएफ रूरल डेवलपमेंट वाली है। सो यूनिट नंबर 2 में आपको देख लेना है सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सोर्सेज ऑफ एचसीएफ। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एचसीएफ। दूसरा रिलेशन रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। तीसरा आपको देख लेना है, हमारे पास कौन सा है, रिलेशन हो गया और सोर्सेज हो गई। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो रिकमेंडेशन है एजुकेशन कमीशन के द्वारा, 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए, वो देख लेना। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें, तो रूरल डेवलपमेंट में एक तो आपके पास है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, यानी कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, किसी भी नेम से आ सकता है, माइक्रो क्रेडिट या सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक ही बात है, एक्सप्लेन करना 3 या 4 मार्क्स में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉलिसीज क्या क्या है, पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज ली, फॉर 3 मार्क्स, 3 नंबर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको बताना होगा। ओके। इसके बाद हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन की। सो डाइवर्सिफिकेशन में इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों डाइवर्सिफाई करना है, क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी इस एमसीयू बनता है डेफिनेशन पे। ठीक है, नोट बन सकता है, हॉर्टिकल्चर पे नोट दे दो, एक शॉर्ट नोट। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, और इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पॉइंट क्या होंगे। इसमें से केस स्टडी बन सकती है, तो केस स्टडी में तो जनरली आंसर आपको पैसेज में गिवन होते हैं, बाकी एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आपको लिखना होगा। ठीक है, ये देख लेना। देन आप बात करें एम्प्लॉयमेंट की। सो एम्प्लॉयमेंट में आपको सबसे पहले देखना है वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है और इसकी यूजफुलनेस क्या होगी। ठीक है, यूजफुलनेस फॉर 3 to 4 मार्क्स, बहुत बार रिपीट हुआ है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो होता क्या है और क्यों यूज करते हैं हम इसे। ठीक है, इसके बाद लेसर विमेन फाउंड इन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, रूरल विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा क्यों है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, कैजुअलाइजेशन क्या है। ओके। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना 3 मार्क्स के लिए, कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, मीनिंग क्या है, ये सब। ठीक है, ये भी हो गया। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट, 4 फंक्शंस हैं, लिखने के लिए आ सकता है चारों फंक्शंस, अदरवाइज एमसीक्यू बना देते हैं कि इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है एनवायरनमेंट का, वो। इसके बाद एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, फॉर शॉर्ट नोट्स, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बनेगा इसमें से इमेज बेस्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एनवायरमेंटल इशू है। तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज, कोई 3 से 4 स्ट्रैटेजीज तो याद कर लेना, लर्न कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और जो हमारा सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके फंक्शंस देख लेना, बहुत सिंपल हैं, जनरल हैं, वो कुछ आप 3 4 पॉइंट्स याद कर लेना। ठीक है, ये डन। देन हम बात करें हमारे लास्ट चैप्टर की, जो कि है इंडिया चाइना पाकिस्तान। इंडिया चाइना पाकिस्तान, तो इसमें जितने भी ईयर्स हैं वो तो आपको देखो करने ही है। इंडियन इको में जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं उसकी मैंने यूट्यूब शॉर्ट पोस्ट करी है, वो चेक कर लेना, सारी ईयर्स हैं उनको याद कर लो। ठीक है। दूसरा इसमें आपको चेक करना है चाइना की, अगर हम बात करें तो चाइना में जो डुअल प्राइसिंग पॉलिसी थी, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी, वो चाइना में रिफॉर्म्स 2 फेजेस में आए थे, वो देख लो। ठीक है, जीएलएफ कैंपेन क्या है वो चेक करो। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर 1 to 3 मार्क्स, डेफिनेशन भी आ सकता है और लिखने के लिए भी आ सकता है 3 नंबर में। ठीक है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आपको देख लेना है कि पाकिस्तान का डेवलपमेंटल पॉलिसी क्या थी।
कि डेवलपमेंट करने के लिए पाकिस्तान ने क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी। दूसरा, स्लो ग्रोथ इन पाकिस्तान, इसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो 3 से 4 मार्क्स में ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये देख लेना। कुछ नहीं है पाकिस्तान की बुराई करनी है आपको इसमें। ठीक है, रीजंस क्या है फॉर स्लो ग्रोथ, ये बहुत ध्यान से कर लेना। ठीक है, और आपके पास इसमें से तो एमसीक्यू बनेंगे बाकी। ठीक है, और आपका इसमें से बनेगा डेटा बेस्ड क्वेश्चन। तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको टेबल देख के ही लिखना होता है, और एक एक रीजन के साथ लिखना होता है कि अगर चाइना में पॉपुलेशन कम है तो क्यों है, आपको रीजन पता होना चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी वन चाइल्ड पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कि ये क्वेश्चन भी देख लेना, आता रहता है बहुत बार। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। राइट। सो मतलब इंडिया चाइना पाकिस्तान में से तो इतना करो कि काफी बार रिपीट हुआ है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें से 3 या 4 मार्क्स में, तो वो भी रिपीट होते हैं। ठीक है, बुक से ही टेबल आती है, वो देख लेना। और इसमें बस इतना ही है। ठीक है, इतनी ही चीजें हैं हमारे पास, तो इतना आपको कर लेना है। मतलब मैंने आपको रिपीटेड टॉपिक्स बताए हैं, करना तो सभी है, बट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि बहुत बार हर साल रिपीट हुए हैं, ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस, तो इनको एक्स्ट्रा फोकस के संग याद कर लेना। ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये तो हमें ऑलरेडी आता है, बट बुक से पढ़ लेना एक बारी फिर से, एक्सप्लेनेशन चेक कर लो। आप सब कुछ खुद की लैंग्वेज में बना के नहीं लिख सकते इकोनॉमिक्स में, आपको बुक की लैंग्वेज, बुक के कीवर्ड्स को यूज करते हुए आंसर बनाने होते हैं। ठीक है, सो वो चेक करो, टॉपिक को प्रिपेयर कर लो। कोई और डाउट आता है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।